हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपके पास में दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता और दर्पणों के उपयोग। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं और कौन से दर्पण की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है और कौन से दर्पण की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। तो आवर्धन क्षमता के बारे में एक बार क्या कर लेते हैं, दोबारा से 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास में दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना कि आपके पास में जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण उसका क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास में कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को क्या कहते हैं, दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। और दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आपके पास में m बराबर क्या मान आया था, आपके पास में m बराबर आया था h डैश बटे कितना आया था, h आया था। यहाँ h डैश क्या है आपके पास में, प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h क्या है आपके पास में, बिंब की ऊंचाई है। क्योंकि अगर इसका उदाहरण भी मैंने आपको कल बता दिया था कि हम चम्मच के अंदर अगर हम हमारा चेहरा देखते हैं तो चम्मच को जैसे जैसे हम पास लेकर आते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो चम्मच के अंदर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। और जैसे जैसे हम दूर लेके जाते हैं तो चेहरा क्या होने लगता है, वैसे वैसे कम होने लगता है और मतलब की लंबाई में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उससे आगे था आपके पास में कि आपके पास जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कैसी आई थी आपके पास में, ऋणात्मक आई थी। और उत्तल दर्पण की जो रेखीय आवर्धन क्षमता वो कैसी थी आपके पास में, धनात्मक थी। तो अब इससे अगले वाला जो टॉपिक था वो था आपके पास दर्पणों के उपयोग। तो दर्पणों के उपयोग कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो अब इसी क्रम के अंदर जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास में प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश अपवर्तन की घटना क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है, और ये प्रकाश अपवर्तन की जो घटना होती है वो दैनिक जीवन में हम कहां कहां देखते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। तो अब आपके पास में टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो अब डेफिनेशन क्या होगी प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की क्या डेफिनेशन थी आपके पास, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की पृथककारी सतह के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कह रहे थे, प्रकाश का परावर्तन कह रहे थे। और प्रकाश परावर्तन के कितने नियम थे, 2 नियम थे। दोनों नियम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब आपके पास में प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो आपके पास इसके लिए कम से कम 2 माध्यम की आवश्यकता होगी। कितने माध्यम की आवश्यकता होगी, 2 माध्यम की आवश्यकता होगी। तो आपके पास में प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, डेफिनेशन को अच्छे से सुनना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी सतह पर अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। पृथककारी सतह पर क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि आपके पास में 2 माध्यम हैं। कितने माध्यम हैं, 2 माध्यम हैं। एक माध्यम मान लिया आपके पास में एयर है, दूसरा माध्यम आपके पास मान लिया क्या है, गिलास है। तो जो एयर है वो आपके पास में इस एयर से एक प्रकाश की किरण क्या करती है, दूसरे माध्यम गिलास के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यह अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है, या अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ही ये प्रकाश की किरण क्या होती है, गिलास से क्या होती है, वापस एयर में जाती है, तो दोबारा से अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
डेफिनेशन को दोबारा से सुन लेना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो पृथककारी सतह पर अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। किस प्रकार से विचलित होगी उसके बारे में अभी हम आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपने पथ से विचलित होने की जो घटना है उस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपके पास में यहाँ पे दो माध्यम लिए हमने, एक एयर है और दूसरा क्या है, गिलास है। तो एयर का अपवर्तनांक मान लिया कितना है, N1 है, और इसका कितना है, N2 है। ये अपवर्तनांक होता क्या है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो आपके पास में कौन सी किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण आपके पास में, अपवर्तित किरण है, और ये कौन सी किरण आपके पास में, निर्गत किरण है। कौन सी किरण है, निर्गत किरण है। तो अब आपके पास यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में प्रकाश अपवर्तन की घटना के अंदर अपने जो प्रकाश किरण अपने पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। तो किस प्रकार से विचलित होती है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अच्छे से समझना कि आपके पास में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जो एयर है वो क्या है आपके पास में, विरल माध्यम है, क्योंकि इसके जो अणु है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना भाई, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ेगी। मैं वहां पे बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि आपके पास में ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की तरफ झुक रही है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। वहां पे सीधे तरीके से ये बोला जाएगा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपको पता चल जाना चाहिए वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, और विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो आपके पास में ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। जो एयर है वो क्या है, विरल माध्यम है। और आपके पास में जो गिलास है वो कौन सा माध्यम आपके पास में, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो अब इससे आगे अच्छे से समझना भाई कि आपके पास में आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण आई कहलाता है। तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कौन सा कोण कहलाता है, अपवर्तन कोण आर कहलाता है। वहां पे भी आपके पास में दो कोण थे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही थी वो कौन सा कोण था, आपतन कोण था, और वहां पे परावर्तन हो रहा था। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही थी कौन सा कोण था, परावर्तन कोण था। यहाँ पे कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। तो आपके पास अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो कौन सा कोण होगा, आपके पास में अपवर्तन कोण होगा। तो ये होगा आपके पास प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी के आगे अगला टॉपिक है प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो टॉपिक आपके पास में प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के कौन कौन से नियम है, इससे पहले हम बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम की। तो वहां पे आपके पास में कितने नियम थे, दो नियम थे। तो इसी प्रकार आपके पास में प्रकाश अपवर्तन के भी कितने नियम होंगे, दो नियम होंगे। पहला नियम क्या होगा कि आपके पास में आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। तो पहला नियम हो गया आपके पास में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना भैया, कई बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि परावर्तित किरण लिख देते हैं, अपवर्तन के अंदर परावर्तित किरण लिख देते हैं और परावर्तन के अंदर अपवर्तित किरण लिख देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना
कि आपके पास में अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण है, और परावर्तन हो रहा है तो क्या है, परावर्तित किरण है। तो सेकंड नियम क्या होगा, वो है आपके पास में आपतन कोण की जा। आपतन कोण की जा क्या होगी, साइन आई, क्योंकि जा किसको बोलते हैं, साइन को बोलते हैं। तथा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो सेकंड नियम क्या है आपके पास में, आपतन कोण की जा साइन आई बटे अपवर्तन कोण की जा साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपके पास में, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं और म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो नियतांक होता है इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो प्रकाश अपवर्तन का जो सेकंड नियम है वो क्या है आपके पास में, स्नेल का नियम है। या फिर आपके पास में आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश अपवर्तन के अंदर बस एक बात आप अच्छे से याद रखना कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो अब इसी क्रम के अंदर आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में मतलब अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लिया इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है, और आपके पास इसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। सॉरी, तो अगला जो टॉपिक रहेगा आपके पास वो कितना क्या रहेगा, अपवर्तनांक रहेगा। तो टॉपिक आपके पास में अगला अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होगा, इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझना भाई, क्योंकि अपवर्तनांक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। तो अपवर्तनांक क्या होगा, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना कि प्रकाश अपवर्तन की घटना के अंदर, प्रकाश अपवर्तन की घटना के अंदर दो माध्यमों का सापेक्ष जो गुणांक होता है, दो जो माध्यम लिए आपने उनका जो सापेक्ष गुणांक होता है उस गुणांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो डेफिनेशन को दोबारा से सुन लेना कि प्रकाश अपवर्तन की घटना के अंदर दो माध्यमों के सापेक्ष गुणांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके आगे अगला जो टॉपिक है अपवर्तनांक के अंदर ही, वो कौन सा है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सेकंड है इसका आपके पास में सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना भाई, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो गुणांक होता है, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो गुणांक होता है उस गुणांक को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष का मतलब तुलना से, कि इसकी तुलना में इसका कितना होगा उसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो गुणांक होता है उस गुणांक को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो माना आपके पास में पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n1 है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। तो आपके पास में जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो, यदि प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम
का अपवर्तनांक n2 है, तब दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तब दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा भाई आपके पास में n21 बराबर हो जाएगा आपके पास में n2 बटे n1। यहां पे आपके पास में समीकरण क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है उसको अच्छे से समझना कि दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक वो कितना होगा n2 बटे n1 होगा। अगर मैं अब आपको ये बोल दूं कि प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो कितना होगा भाई आपके पास में n12, पहले का दूसरे के सापेक्ष बराबर कितना होगा आपके पास n1 बटे n2 होगा। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना भैया, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर साफ साफ शब्दों में बोला जाएगा आपको कि इस माध्यम का इस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो आराम से निकाल सकते हो आप। तो आपके पास में पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ये है, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ये है। अब इसके अंदर दो बातें विशेष ध्यान रखना। इसके अंदर फर्स्ट बात क्या है, फर्स्ट बात जो है वो ये है, यदि आपके पास में यदि n21 बड़ा है कितने से, 1 से, जो n21 है वो बड़ा है कितने से, 1 से, तब आपके पास में जो कोण I है वो भी बड़ा होगा किससे, R से। कोण I है वो भी बड़ा होगा किससे, R से। जब आपके पास में n21 बड़ा है 1 से, तब आपके पास में प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है भाई, n21 बड़ा कब होगा, जब आपके पास n2 का मान क्या होगा, अधिक होगा किससे, n1 से। तो आपके पास में n2 क्या है, आपके पास में सघन माध्यम है, और n1 क्या है आपके पास में विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, जिसके कारण वो क्या होती है, जैसे ही वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो जैसे ही अभिलंब की ओर झुकेगी तो अपवर्तन कोण का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, आपतन कोण I से। तो फर्स्ट बात आपको समझ में आ गई होगी, जब n21 बड़ा है किससे, 1 से, तो I बड़ा होगा किससे, R से, क्योंकि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, जिसके कारण वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। उससे आगे आपके पास में सेकंड बात क्या होगी, यदि आपके पास में n21 छोटा है कितने से, 1 से, तो आपके पास में कोण R बड़ा होगा किससे, I से। तो इस स्थिति के अंदर आपके पास में क्या होगा भाई, प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, जब n1 का मान क्या है, बड़ा है किससे, n2 से, तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर हटेगी तब आपके पास में जो अपवर्तन कोण R है उसका मान क्या होगा, अधिक होगा, किससे, आपतन कोण I से। तो आपके पास इस स्थिति के अंदर जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये दोनों बातें अच्छे से याद रखना। अब इसी क्रम के अंदर आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में निरपेक्ष अपवर्तनांक। इस टॉपिक को अच्छे से समझना भाई। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना। तो आपके पास में वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या
निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम जहां पे कहीं पे भी हम अपवर्तनांक की बात करते हैं वहां पे आपके पास में कौन सा अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। कौन सा अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना भाई कि आपके पास में क्या करते हैं, किसी भी वायु या निर्वात के सापेक्ष वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और कहीं पे भी हम अपवर्तनांक की बात करेंगे वहां पे आपके पास कौन सा अपवर्तनांक होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो अब इससे आगे ध्यान देना, इसके अंदर 4-5 मान मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपके पास में निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है, किसका, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है आपके पास 1। कितना होता है, 1। उससे आगे आपके पास में वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1.003 होता है। कितना होता है, 1.003। इसको लमसम हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1। उससे आगे आपके पास में पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पे लिखेंगे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक। पानी का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो आपके पास में होता है 1.33। उससे आगे आता है आपके पास में कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.55। कितना होता है, 1.55। उससे आगे आपके पास में जो आगे है वो है आपके पास हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आपके पास में हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है आपके पास में 2.4। कितना होता है, 2.4। तो ये सारे निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में इनकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1 है। वायु का कितना है, 1.003 है, जिसको हम कितना मानते हैं, लमसम 1 मानते हैं। पानी का कितना है, 1.33 है। कांच का कितना है, 1.55 है। हीरे का कितना है, 2.4 है। हीरे का तो स्पेशली याद रखना क्योंकि हम जैसे ही आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, और उसके अंदर टॉपिक आएगा आपके पास में हीरे का चमकना। तो हीरा क्यों चमकता है, उस रीजन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अपवर्तनांक की भी हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.4 होगा। तो अब इससे आगे आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास प्रकाश अपवर्तन का कारण। प्रकाश अपवर्तन का कारण कि प्रकाश अपवर्तन की घटना होती क्यों है, तो इस रीजन को अच्छे से समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि प्रकाश अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो टॉपिक को अच्छे से समझना। टॉपिक आपके पास में प्रकाश अपवर्तन का कारण, प्रकाश अपवर्तन का कारण। तो प्रकाश अपवर्तन का क्या कारण है, पहला कारण अच्छे से सुनना भाई कि आपके पास में जो प्रकाश है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो प्रत्येक माध्यम का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक माध्यम का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और प्रत्येक माध्यम का घनत्व अलग अलग होने के कारण उसके अंदर जो प्रवेश की प्रकाश की किरण है उसका वेग भी बार बार क्या होता है, परिवर्तित होता है। और वेग परिवर्तन के कारण ही आपके पास कौन सी घटना होती है, प्रकाश अपवर्तन की घटना होती है।
तो ध्यान देना कि आपके पास में जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में प्रवेश करती है तो उसका वेग बार बार क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि प्रत्येक माध्यम का घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है और वेग परिवर्तन होने के कारण ही क्या होती है, प्रकाश अपवर्तन की घटना होती है। तो अब आपके पास में यदि एक माध्यम है जिसके अंदर प्रकाश की किरणों का वेग कितना है, v1 है, और दूसरे माध्यम के अंदर कितना है, v2 है, तो दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा आपके पास में, n21 बराबर हो जाएगा v2 बटे v1। अब आपके पास में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 बराबर कितना होगा, v1 बटे v2। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके पास मान लिया पर जो माध्यम है वो क्या है, आपके पास वायु या निर्वात है। क्या है, वायु या निर्वात है। और वायु या निर्वात के अंदर जो प्रकाश किरणों की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां पे ध्यान रखना भाई, कोई सा भी माध्यम अगर आपके पास में क्या है, वायु या निर्वात है, तो वहां पे आपके पास प्रकाश किरणों की जो चाल होगी वो कितनी होगी, आपके पास में 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होगी। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे हमें कर देंगे। प्रथम माध्यम के सापेक्ष बोला है तो आपके पास में प्रथम माध्यम को अगर उसने क्या माना, वायु या निर्वात माना है, तो उसके स्थान पर हम क्या डाल सकते हैं, सी डाल सकते हैं, क्योंकि सी बराबर कितना होता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो अब इससे आगे आपके पास में ये तो प्रकाश अपवर्तन का कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या है कि वेग परिवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब इससे आगे आपके पास में जो टॉपिक है वो है दो माध्यमों के सापेक्ष या जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा। इसको रब कर रहा हूं मैं। टॉपिक आपके पास में दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध, फिर इससे आगे पढ़ेंगे 3 माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध, फिर इससे आगे पढ़ेंगे n माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा, तो इसको अच्छे से समझना। ये समझ में आ जाएगा तो आगे के सारे समझ में आ जाएंगे। तो माना आपके पास में दो माध्यम हैं, एक माध्यम आपके पास में एयर है, एक माध्यम क्या है आपके पास में, एयर है, और दूसरा माध्यम आपके पास में गिलास है या वाटर मान सकते हो, आप पानी मान सकते हो। तो अब आपके पास में जो एयर है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n1 है, और जो गिलास है उसका अपवर्तनांक कितना है आपके पास में, n2 है। कितना है, n2 है। तो आपके पास में यहां पे दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अंदर क्या निकालना है, आपको संबंध निकालना है। तो संबंध क्या होगा, उस संबंध को आप अच्छे से समझना। अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर क्या पढ़ाया था, अपवर्तनांक पढ़ाया था। तो यहां पे आपके पास में दो माध्यम हैं, एक माध्यम एयर है और दूसरा माध्यम क्या है, गिलास है। एयर का अपवर्तनांक मान लिया कितना है, n1 है, और दूसरा जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। तो अब आपके पास दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा, तो इसको हम n1 के स्थान पे na लिख दो, क्योंकि एयर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में Ng हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ng। तो अब आपके पास में यहां पे क्या होगा उसको अच्छे से समझना, या फिर इसको n1 n2 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। तो n1 n2 से ही समझ लो आप एक बार, तो फिर इससे अगले वाले में अलग अलग लिख देंगे। तो आपके पास n1 हो गया, ये क्या हो गया, n2 हो गया।
तो अब इसके अंदर समझना भाई कि प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पे आप लिखोगे प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा भी आपके पास में। अभी मैंने आपको समझाया प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 बराबर कितना होगा n1 बटे n2, n1 बटे n2। तो यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। उससे आगे समझना कि दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पे लिखेंगे दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा भी आपके पास में n21, n21 बराबर कितना होगा आपके पास n2 बटे कितना होगा n1 होगा, n2 बटे n1। यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब आपके पास में टॉपिक क्या कर रहा है, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या निकालना है, आपको संबंध निकालना है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो यहां इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो आपके पास क्या मान होगा n12 इंटू कितना हो जाएगा n21 बराबर कितना होगा आपके पास में n1 बटे n2 गुणा n2 बटे n1। LHS मान को LHS मान से गुणा कर दिया, RHS मान को RHS मान से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में n1 से n1 कैंसिल हो गया, n2 से n2 कैंसिल हो गया, मान कितना बच गया आपके पास में 1 बच गया। तो आपके पास में यहां पे क्या मान आ जाएगा, यहां पे समीकरण होगा आपके पास में n21 इंटू n12 है भाई, 1 2 इंटू n21 इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। और आपके पास में ये जो संबंध है ये आपके पास सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत आप बता सकते हो कि आपके पास में दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में जो संबंध होता है वो कितना होता है, उन दोनों के गुणनफल के मतलब कि एक के समान एक होता है। उन दोनों के अपवर्तनांकों में जो संबंध होता है कितना होता है, एक के समान होता है। तो ये होगा आपके पास दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। अब इसी क्रम के अंदर एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। तो यहां पे लिखेंगे आपके पास में टॉपिक है तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा उसको अच्छे से समझना कि आपके पास में तीन माध्यम है। डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, एक माध्यम आपके पास मान लिया एयर है, दूसरा माध्यम मान लिया आपके पास में वाटर है, और तीसरा माध्यम आपके पास में क्या है, गिलास है। क्या है, गिलास, कांच है। तो अब इसके अंदर अच्छे से समझना तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा। तो अब आपके पास में जब प्रकाश की किरण किससे चलती है, एयर से किस में जाती है,
वाटर के अंदर जाती है तो कौन से माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। उससे आगे आपके पास में जो प्रकाश की किरण है वो कौन से माध्यम में जा रही है? फिर दोबारा से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, क्योंकि आपके पास में जो वाटर है वो गिलास की अपेक्षा क्या है? कम क्या है? सघन है। इसलिए इसको वाटर को क्या मानते हैं? हमें विरल माध्यम मानते हैं। किससे? गिलास से। तो फिर क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उसके पश्चात आपके पास प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो ये क्या होगा आपके पास? आपतन कोण आई या अपवर्तन कोण आर, या आपतन कोण आई या अपवर्तन कोण आर, या आपतन कोण आई होगा और ये क्या होगा? अपवर्तन कोण आर होगा। अब आपके पास यहाँ पे ध्यान देना कि मान लिया आपके पास में जो एयर है उसका अपवर्तनांक कितना है? Na है। जो वाटर है, वाटर का आपके पास में अपवर्तनांक कितना है? Nw है। उससे आगे आपके पास में जो गिलास है, गिलास का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? Ng है। कितना है? Ng। और इन तीनों अपवर्तनांकों के अंदर आपको क्या करना है? संबंध निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप सीधा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे लिख सकते हो NWA इंटू NGW इंटू यहां हो जाएगा GA हो गया, AG होगा। AG बराबर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। सापेक्षता के सिद्धांत से। किससे होगा? सापेक्षता के सिद्धांत से। अगर इसको आप ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते हो तो आप इसको अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो कि प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आपके पास में प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा आपके पास में? NWA बराबर कितना होगा आपके पास में? यहाँ पे सीधा मान डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका जो मान डाल रहा हूं मैं वो कितना होगा आपके पास? NW बटे कितना हो जाएगा? NA हो जाएगा। इनटू आपके पास में इसका कितना होगा? Ng बटे कितना होगा आपके पास में? NW होगा। इनटू आपके पास यहाँ पे क्या होगा? Na बटे कितना होगा? Ng होगा। देखो Na से Na कैंसिल हो गया, NW से NW कैंसिल हो गया, Ng से Ng कैंसिल हो गया। मान कितना बच गया आपके पास? 1 बच गया। तो आपके पास में यदि n माध्यम है और उनके अपवर्तनांकों में संबंध पूछा जाए तो कितना रहेगा? सदैव 1 रहेगा। किससे? सापेक्षता के सिद्धांत से। तो ये हो गया आपके पास में 3 माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। अब इससे आगे जो बात मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से गौर से सुनना भाई, कि आपके पास में जो अपवर्तनांक है वो आपके पास में एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और आपके पास में जो अपवर्तनांक है वो आपके पास एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपके पास में अपवर्तनांक है कैसी राशि है? अदिश राशि है तथा मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसी राशि का नाम बताइए जो क्या है? मात्रकहीन और विमाहीन है, तो आप 11th क्लास से भी बता सकते हो। वहां पे क्या आई थी आपके पास में? विकृति आई थी। तो यहाँ पे आपके पास विकृति यहाँ पे भी है, तो विकृति बोल दो या फिर क्या बोल दो आप? अपवर्तनांक बोल दो। जो अपवर्तनांक है वो क्या है आपके पास में? मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। उससे आगे आपके पास में क्वेश्चन बनता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो जो अपवर्तनांक होता है वो आपके पास में जो पदार्थ है उसकी प्रकृति या माध्यम की प्रकृति के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है, तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो अपवर्तनांक है वो आपके पास में किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है? पदार्थ की प्रकृति या माध्यम की प्रकृति व प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। अब उससे आगे आपके पास में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको और बता देता हूं
कि आपके पास में प्रकाश अपवर्तन की घटना के अंदर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, चाल व तीव्रता क्या रहती है, परिवर्तित होती है। क्या होती है, परिवर्तित होती है, परंतु जो आवर्ती है, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश परावर्तन की घटना के अंदर कौन कौन से मान परिवर्तित हुए थे भाई, आपके पास में केवल तीव्रता परिवर्तित हुई थी, परंतु आपके पास में उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य और आवर्ती जो थी वो क्या थी, अपरिवर्तित थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि प्रकाश अपवर्तन की घटना के अंदर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, चाल व तीव्रता क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, परंतु जो आवर्ती है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ये हो गया आपके पास में प्रकाश अपवर्तन। अब हम दैनिक लाइफ के अंदर प्रकाश अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण देखते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण। अगला जो टॉपिक है वो आपके पास में प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके पास में प्रकाश अपवर्तन के अंदर जो पहला उदाहरण आता है वो है आपके पास में तारों का टिमटिमाना। तो पहला है आपके पास में तारों का टिमटिमाना। तो तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हैं, इसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अब यहां पे ध्यान देना भाई, जो तारे होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें जब वायुमंडल के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें जब वायुमंडल के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, और इन गैसों का घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जिसके कारण ये परतों के रूप में क्या होती हैं, जमी हुई होती हैं। जिसका घनत्व अधिक होता है वो सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो आपके पास अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें जब वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती हैं तो वहां पे गैसों की जो घनत्व वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश किरण बार बार अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है, क्योंकि उसका वेग बार बार क्या होता है, परिवर्तित होता है। और वेग परिवर्तित होने के कारण, अपने पथ से विचलित होने के कारण क्या होता है, हमारी आंख की रेटिना के ऊपर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, क्योंकि वो बार बार परिवर्तित हो रही है, तो हमारी आंख जो उसको देख रही है, उसकी रेटिना के ऊपर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बार बार क्या होता है, हिलता है। क्या होता है, हिलता है या हिलता हुआ प्रतीत होता है। जब वो हिलता हुआ प्रतीत होता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो तारे हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। परंतु आपके पास में जो सूर्य तथा चंद्रमा है वो कभी भी टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो आकार के अंदर क्या है, बहुत बड़े हैं, और आकार के अंदर बहुत बड़े होने के कारण क्या होता है, वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो प्रकाश के क्या है, सबसे बड़े स्रोत है। प्रकाश के क्या है, सबसे बड़े स्रोत है, और प्रकाश के बड़े स्रोत होने के कारण वो क्या होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आसानी से बेझिझक बता सकते हो कि तारे इस कारण से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड आपके पास में है कि आपके पास में जो सेकंड टॉपिक होगा वो है आपके पास में सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो सेकंड टॉपिक मैं यहां पे डाल रहा हूं, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त के समय
सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना। अब वो वाला लाल मत समझ लेना, यहां पे लाल कलर है, क्या है, कलर, तो दूसरा लाल आप मत समझ लेना। यहां पे आपके पास में सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन आप अच्छे से समझना भाई, क्योंकि आगे प्रकाश प्रकीर्णन के अंदर भी ये घटना दोबारा से हम समझेंगे कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, वहां पे भी हम प्रकाश प्रकीर्णन की घटना के अंदर देखेंगे। तो अब आपके पास में यहाँ पे सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि आपके पास में ये क्या है, पृथ्वी है। जब सूर्य पृथ्वी के क्या होता है, क्षैतिज में होता है, जब सूर्य पृथ्वी के क्षैतिज में होता है, तब आपके पास में पृथ्वी के समीप की वायु क्या होती है, विरल होती है, और जो वायुमंडलीय वायु है वो क्या होती है, सघन होती है। इस बात का ध्यान देना भाई कि आपके पास में जब सूर्य पृथ्वी के क्षैतिज में होता है तो पृथ्वी के समीप की जो वायु है वो क्या होती है, विरल होती है, और जो वायुमंडलीय जो ऊपर की वायु है वो क्या होती है, सघन होती है। इसलिए जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, जिसके कारण आपके पास में ये जो प्रकाश किरणें हैं जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो आधा डिग्री क्या हो जाएंगी, विस्थापित हो जाएगी। कितना डिग्री, आधा डिग्री विस्थापित हो जाती है, जिसके कारण समय के अंदर 2 मिनट की जो समय दिन है, दिन के अंदर 2 मिनट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना कि जब आपके पास सूर्य पृथ्वी के क्षैतिज में होता है तो उसके पृथ्वी के समीप की वायु विरल होती है और ऊपर की वायु क्या होती है, सघन होती है। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आधा डिग्री क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है या झुक जाती है, जिसके कारण दिन के समय में 2 मिनट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गया आपके पास में सेकंड इसका उदाहरण। इससे अगले वाला क्या उदाहरण आपके पास में कि पानी से भरे पात्र की तली का उठा हुआ दिखाई देना। तो तीसरा जो है आपके पास में वो ये है, पानी से भरे पात्र की तली का उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना। तो पानी से भरे हुए पात्र के अंदर तली किस प्रकार से उठी हुई दिखाई देती है उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आपके पास में माना एक पात्र है, इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अब आपके पास में इसकी तली उठी हुई क्यों दिखाई देती है, ये अभी किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं, प्रकाश अपवर्तन के। तो प्रकाश अपवर्तन के कारण उसकी तली क्या होती है, उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना क्यों होती है इसको समझ लो भाई कि आपके पास में जब प्रकाश किरणें पात्र की तली पर टकराती हैं, जब प्रकाश किरणें पात्र की तली पर टकराकर वापस क्या करती हैं, विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो वापस से कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती हैं। तो यहां पे ध्यान देना कि जब प्रकाश की किरण पात्र की तली से टकराकर कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। जब इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाकर देखा जाता है तो ये कुछ ऊंचाई से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जब इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाकर देखा जाता है तो ये कुछ ऊंचाई से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जिसे क्या कहा जाता है, आपके पास में जो पात्र है उसकी तली क्या होती है, उठी हुई दिखाई देती है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब इससे अगले वाला है कि आपके पास में कांच की पट्टी द्वारा प्रकाश किरणों का पार्श्विक विस्थापन। तो इसको अच्छे से समझना भाई, क्योंकि पार्श्विक विस्थापन के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो 4 जो पॉइंट है वो आपके पास में कांच की पट्टी द्वारा पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होगा उसको अच्छे से समझना। क्या आपके पास में एक कांच की क्या है, स्लेब है, एक कांच की क्या है, स्लेब है। डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस कांच की स्लैब के ऊपर एक प्रकाश की किरण एक फलक के ऊपर क्या करते हैं, तिरछा आपतित करते हैं। तिरछा क्या करते हैं, आपतित करते हैं। उसके पश्चात आपके पास में ये प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। उसके पश्चात आपके पास में ये प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो आपके पास में यहां पे ये कौन सी किरण आपके पास में, आपतित किरण है, आपतित किरण। और आपके पास में ये कौन सी किरण आपके पास में, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण आपके पास में, निर्गत किरण है, निर्गत किरण। तो अब इससे आगे देखना कि जो आपके पास में आपतित किरण है इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तब हम देखते हैं कि निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण से कितना विस्थापित हो गई है। दोनों के बीच में जो विस्थापन आया है उस विस्थापन को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसको हम साधारण रूप से क्या बोल सकते हैं, जब किसी कांच की स्लैब के ऊपर उसके एक फलक के ऊपर प्रकाश किरणों को तिरछा आपतित किया जाता है, तब आपके पास में निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष जो विस्थापित होती है, दोनों के मध्य जो विस्थापन आया है, इस विस्थापन को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। अब इसी के अंदर आपके पास में है कि कांच के गिलास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। कि आपके पास में कांच का जो गिलास है वो पानी से क्या है, भरा हुआ है। उसके अंदर आपने क्या डाल रखी है, कि पेंसिल डाल रखी है। तो वो क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसी घटना क्यों होती है, क्योंकि आपके पास में वहां पे आपके पास में क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है। क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है। और पार्श्विक विस्थापन होने के कारण आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य क्या हो जाता है, विस्थापन आ जाता है, पार्श्विक विस्थापन आ जाता है। इस कारण से हमें जो पेंसिल है वो क्या होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गए इसके 5 उदाहरण। तो किसी भी भैया बहना को इस टॉपिक चैप्टर के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से बता सकते हैं कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे, उसको दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। तो हमारे जो वीडियो बनाया है उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।